हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश आंग्राले और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई पैकेज नहीं खरीदना है और ना ही किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन करवाना है। हम आज की जो क्लास है उसमें एक बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर के पूरे माइंड मैप के बारे में पढ़ने वाले हैं। मतलब ये कि आपका एक बहुत शानदार तरीके से क्विक रिवीजन होने वाला है, इसलिए बड़े ध्यान से एक चीज को देखिएगा और अपने दिमाग के अंदर फिट कर लीजिएगा। और यदि कोई डाउट आता है तो सीधे जाइए कमेंट बॉक्स में और अपना डाउट आप वहां पर जाकर पुट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बहुत ध्यान से देखना है, एक एक कॉन्सेप्ट को सीधे दिमाग के अंदर फिट करना है। हम बात कर रहे हैं कक्षा 10वीं से जय प्रक्रम की, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। बेसिकली ये जय प्रक्रम है क्या, देखो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। मैं कह रहा हूं भाई जय प्रक्रम क्या है, और स्टार्टिंग के कुछ एक मिनटों में ही सारा जो कॉन्सेप्ट है वो आपके समझ में आ जाएगा। और जहां एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आया उसके बाद सारी चीजें ऑटोमेटिकली कनेक्ट होना शुरू हो जाती हैं। राइट, तो आपने कहा सर थोड़ा हो जाए गर्मा गर्म जय प्रक्रम के बारे में। मैंने कहा ओके बेटा, चलो देखो। अब आप एक बात बताओ, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे शरीर में जब से हमारा जन्म हुआ है और जब तक फोटो पर माला नहीं लग जाती तब तक चली रही होती है ना। मतलब ये कि अपने को बचपन से भूख लग ही रही है, बचपन से जो है हमारा उत्सर्जन तंत्र काम कर ही रहा है, बचपन से जो है किडनी मूत्र बना ही रही है, बचपन से दिल धड़क ही रहा है, और बचपन से जब से जन्म हुआ है तब से हमारे जो फेफड़े हैं, राइट, वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का या फिर गैसों का विनिमय कर ही रहा है। और जैसा हमारे साथ हो रहा है ऐसा पेड़ पौधों के साथ में भी हो रहा है। बोलो यस सर। इसका मतलब ये कि कुछ ऐसे प्रक्रम या प्रक्रियाएं होती हैं, कुछ ऐसी प्रोसेस होती है जो हमेशा से हमारे शरीर के अंदर चली होती है। और सीधी बात ये, उसी को अपन कहते हैं जय प्रक्रम। ऐसा बहुत डीप वीप में, ऐसा बहुत परेशान होने वाली बात नहीं, कुछ बड़ा नया नहीं पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे उन चीजों के बारे में जिसको अपन 7वीं 8वीं 9वीं की बायोलॉजी में थोड़ा थोड़ा ऑलरेडी पढ़कर आए हुए हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ऐसी प्रक्रियाएं जो हमारे शरीर में सतत चल रही होती हैं। सतत सतत मतलब बिल्कुल चलना ही है, वो नहीं चलेगी तो खेल बिगड़ जाएगा। बात समझ में? तो मैं यहां पर लिख रहा हूं ऐसी प्रक्रिया, बहुत ध्यान से देखिएगा, ऐसी प्रक्रिया क्रिया क्रिया क्रिया, ठीक है, जो हमारे शरीर में, थीम समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया जो हमारे शरीर में सतत चल रही होती है, सतत चल रही होती है, रही होती, ऐसी प्रक्रिया जो हमारे शरीर में जो है सतत चल रही होती है सॉरी, ऐसी जो प्रक्रियाएं होती हैं उसको अपन जय प्रक्रम कहते हैं। खेल यहां पर आकर हो गया खत्म, ठीक है। अब कौन सी चीजें जो हैं हमारे शरीर में सतत चल रही होती है वो अपन देख लेते हैं, ठीक है। जैसे भाई एक ये काम तो हमेशा चल रहा होता है, आपने यदि ध्यान से देखा होगा तो भैया भोजन करना जो है ये हमेशा चल रहा होता है। बात समझ में आ रही है? मतलब पेट जो है वो हर कुछ घंटे बाद, कुछ मिनटों बाद जो है डिमांड कर ही देता है कि सुनो खाली हो गया है, कुछ ना कुछ फिल कर दो, नहीं तो ऊर्जा मिलने वाली नहीं है। इसका मतलब ये कि सतत हमारे शरीर में भोजन का आदान बेसिकली, ठीक है, भोजन लेना चल ही रहा होता है। आपने कहा ओके सर, ये तो बहुत सिंपल है, ये भोजन हम हमेशा ही लेते रहते हैं भोजन, तो ये तो बहुत आसान बात हो गई। और कुछ चल रहा होता है, दिल भी सतत धड़क रहा होता है। चलो तो दूसरा मैंने यहां पर लिख दिया, दिल जो है वो हमेशा ही क्या हो रहा होता है, धड़क रहा होता है। धड़कना, दिल का धड़कना जो है, राइट, ये भी हमेशा हो रहा होता है। एक सेकंड के लिए रुका, बात समझ में, एक सेकंड के लिए दिल रुका और फिर वही बात फोटो के ऊपर सीधे माला, राइट, बोला यस सर। अच्छा कुछ और चीजें हैं बेटा, हम हमेशा जो है श्वास ले रहे होते हैं, श्वास लेना और छोड़ना जो है ये भी तो चल ही रहा है ना हमेशा से। बहुत ध्यान से देखिएगा, सांस लेना और छोड़ना जो है, राइट, बोलो यस सर, ये भी तो हमेशा से चल रहा है ना हमारे शरीर के अंदर। बात समझ में आई? और आप सोचो कि जन्म से लेकर मृत्यु तक कोई भी इंसान जो है वो हमेशा अपने अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के माध्यम से बाहर निकालता रहता है। इसका मतलब ये कि एक और चीज यहां पर चल रही है जिसको हम ये कहते हैं मूत्र विसर्जन। बात समझ में आई? मूत्र का बाहर निकलना, क्योंकि यूरिया को बाहर नहीं निकालेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। मूत्र का बाहर निकलना। आपने कहा ओके सर, ये तो बहुत सिंपल सी चीज है। इनफैक्ट हम सब जानते हैं कि ये 4 चीजें हमेशा से हमारे शरीर के अंदर चल रही होती है। अब कहानी यहीं से शुरू होती है, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मूत्र का बाहर निकलना है,
ये हमेशा से हमारे शरीर में चलता रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर के अंदर हमेशा से निरंतर जो है अपशिष्ट पदार्थ बनते रहते हैं। कितनी शानदार से कहानी। इसका मतलब मूत्र यदि बाहर निकल रहा है तो इसको हम बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र। तो क्या बोलेंगे? तो भैया ये कहलाएगा उत्सर्जन तंत्र। बस खत्म खेल। जहां एक बार कहानी समझ में आई उसके बाद अपने को कौनो घबराने की जरूरत नहीं है। पूरा कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली खोपड़ी के अंदर सेट हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, राइट। ऐसे ही मैं कह रहा हूं भाई, श्वास लेना और छोड़ना तो चल ही रहा है हमेशा से, बात समझ में आई। और इसी में छुपा होता है क्या? श्वसन। पर श्वसन में सिर्फ श्वास लेना और छोड़ना नहीं होता है, श्वसन में बेसिकली ऊर्जा बनती है। बात समझ में आई। ऊर्जा जो है, ठीक है, ऊर्जा का मोचन होता है। आपने कहा ओके सर। अब आपके ये भी समझ में आ गया कि ऊर्जा का मोचन क्यों होता है। क्योंकि भैया बड़ी सिंपल सी चीज है, ऊर्जा यदि होगी तब तो हम शारीरिक गतिविधियां कर सकते हैं। ऊर्जा यदि नहीं होगी तो उससे क्या होगा? हम कोई काम ही नहीं कर पाएंगे। बड़े सिंपल सी कहानी। अच्छा, भोजन का लेना मतलब ये कि भैया हम पोषण की तो बात हमेशा से ही करते हैं, बिना पोषण के काम नहीं चलेगा। और दिल क्यों धड़क रहा होता है? क्योंकि जो रक्त है हमारा बेसिकली वो क्या है? हमारा जो रक्त है वो एक प्रकार की मालगाड़ी है जिसका काम होता है बहुत सारी चीजों को यहां वहां लेकर जाना। हमारा जो रक्त है, राइट, यही यूरिया को किडनी तक लेकर जाता है। हमारा जो रक्त है वही हमारे शरीर में बनने वाले अलग अलग हार्मोन्स को, जो उनके रिस्पेक्टिव अंग होते हैं, राइट, ऑर्गन्स होते हैं, उनके पास तक लेकर जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि दिल जो है धड़क रहा होता है, मतलब रक्त के द्वारा, बहुत ध्यान से देखिएगा, रक्त के द्वारा वहन ये हमेशा चल रहा होता है। इसलिए क्या होता है कि जब इनमें से कोई भी एक प्रक्रिया जो है रुक जाती है, बहुत ध्यान से देखिएगा, इनमें से कोई और एक भी प्रक्रिया यदि रुक जाती है तो काम कैसा हो जाता है? तमाम। ठीक है, अब जैसे पोषण है वो रुक जाएगा तो कुछ समय बाद क्या होगा? ऑटोमेटिकली दिक्कत जाने वाली है। ऐसे ही मूत्र का बाहर निकलना यदि रुक जाएगा तो यूरिया शरीर के अंदर जमा होने लगेगा, राइट, और वही दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो इस चीज को अपनी कॉपी में नोट करेंगे। उसके बाद जो है, क्योंकि अब देखो यहां से थीम क्लियर हो गई, अब अपने को यहां से जो है थीम क्लियर हो गई है। अब इसके बाद की जो कहानी है वो बहुत ज्यादा कैसी है? शानदार है, बढ़िया वाला के स्क्रीनशॉट लिया जाए। हम बढ़ रहे हैं आगे, हरी अप। ठीक, तो अब आपने नोट कर लिया। अब आपको एक बात समझ में आ गई कि हाँ सर, ये 4-5 चीजें हैं, ये यदि शरीर में लगातार नहीं चलेगी तो सीधी बात यह है कि काम जो है वो तमाम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इन्हीं चारों चीजों को हम कहते हैं जय प्रक्रम, जो कि सभी सजीवों में होती है। मतलब ये कि यदि हम इंसानों की बात करें, जीव जंतुओं की बात करें तो उनमें भी होती है, और ये पादपों में भी होती है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा भैया, ये होती है सभी सजीव में। जितने भी सजीव हैं, तरीके अलग अलग हो सकते हैं, राइट। अब जैसे पेड़ों के पास दिल नहीं होता, फेफड़ा नहीं होता, पर ये प्रक्रियाएं सभी सजीवों में होती हैं, जिसमें आते हैं जीव जंतु, राइट, बोलो यस सर। और कौन आता है भैया? तो इसमें आता है पादप। तो इसमें आते हैं पादप, बोले तो पेड़ पौधे। तो इसमें जीव जंतु भी आते हैं, और कौन आते हैं? पादप आते हैं। सिंपल सी बात है। चलिए अब बढ़िया से इन सब की जो है डेफिनेशन हो जाए, इसको भी ऐड कर लीजिएगा, राइट। अब डेफिनेशन क्या है? तो डेफिनेशन अपने आप में है भाई, पोषण का मतलब क्या होता है? बहुत ध्यान से देखिएगा। पोषण का मतलब होता है कि पाचन के माध्यम से, साथ साथ में नोट करते जाओ, समय बहुत कम है, कहानी सारी सीखनी है, इसलिए साथ साथ में नोट भी करते जाइए, राइट, बोलो यस सर। चलो, तो भैया पोषण का मतलब क्या होता है? पाचन तंत्र के माध्यम से, तंत्र के माध्यम से, राइट, पाचन तंत्र के माध्यम से ग्लूकोज, स्पेशली ग्लूकोज और पोषक तत्व, पोषक तत्व, पाचन तंत्र के माध्यम से ग्लूकोज और पोषक तत्व को प्राप्त करना। और क्यों प्राप्त करना? तो आप जानते हो कि हमें, देखो एक बात बताओ, हमारा जो शरीर है वो बेसिकली किन चीजों से मिलकर बना हुआ है? तो आप बोलेंगे सर हमने ना 9th क्लास में पढ़ा था कि जो कोशिका होती है वो हमारे जीवन की मौलिक इकाई है। जो कोशिका है वो हमारे जीवन की मौलिक इकाई है। बात समझ में आ गई? मतलब ये कि हमें जीवित यदि रहना है, हमें यदि जिंदा रहना है तो कोशिका को जिंदा रहना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? यदि हमें जीवित रहना है तो कोशिका को जीवित रहना ही पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो अब मैं आपको एक ऐसी चीज बता रहा हूं कि कैसे ये चारों प्रकार के जो प्रक्रम है वो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, राइट। देखो मैं कह रहा हूं भैया, अपने को यदि जिंदा रहना है, ठीक है, सजीवों को जिंदा रहने के लिए कोशिका का जिंदा रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी कहानी है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है, और नोट करते जाइएगा। चलो, तो सजीव यदि
कैसे रहना चाहते हैं? जिंदा रहना चाहते हैं, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई कोशिका जिंदा रहनी चाहिए। इसका मतलब ये सजीव जिंदा, तो लिख दो इसको, मैं कह रहा हूं भाई लिख दो इसको अपनी कॉपी में। सजीव यदि जीवित रहना चाहते हैं, जिंदा रहना चाहते हैं, तो या उल्टा लिख देते हैं अपन लोग, ठीक है। कोशिका यदि जिंदा है, मैं कह रहा हूं कोशिका यदि कैसी है? कोशिका यदि जीवित है, कैसी है? कोशिका जीवित, तो सजीव जीवित, या हम ये कह सकते हैं कि शरीर जो है, राइट, वो कैसा है? जीवित है। आपने कहा ओके सर, बहुत सही है। तो अपना टारगेट है क्या? कोशिकाओं को जिंदा रखना, पहला टारगेट। अब कोशिका को जिंदा रहने के लिए अपने को किसकी जरूरत है? आप बोलोगे सर ऊर्जा की जरूरत है। बिल्कुल, तो कोशिका यदि जीवित रहना चाहती है तो ऊर्जा चाहिए। अब ऊर्जा चाहिए, इसका मतलब क्या होगा? उसके लिए मेरे को एक रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, लिखते हैं इसको अपन, ठीक है। तो ऊर्जा चाहिए। अब ऊर्जा कहां से चाहिए? तो बहुत ध्यान से देखिएगा, इसके लिए एक रिएक्शन हमने यहां पर लिखी है। मैंने लिखा C6H12O6, तो ये हो गया हमारा ग्लूकोज। और भैया इसके साथ अपने को चाहिए होता है ऑक्सीजन, ठीक है। आपने कहा ओके सर, ये तो बहुत सही है। तो हमने ग्लूकोज लिया, उसके साथ हमने लिया ऑक्सीजन। ग्लूकोज और ऑक्सीजन ने आपस में मिलकर जो है कार्बन डाइऑक्साइड को बनाया, साथ में जो है जल को बनाया, और जो है ऊर्जा वो मौजूद हुई। तो कुल मिलाकर यदि ये प्रक्रिया हमारे शरीर में चल रही होगी, जिसे हम लोग बेसिकली श्वसन कहते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, यदि ये प्रक्रिया हमारे शरीर में चल रही होगी, बहुत ध्यान से देखना, इस एक रिएक्शन में पूरा खेला छुपा हुआ है, राइट। बोलो यस सर। तो भैया यदि ये रिएक्शन हमारे शरीर में चल रही है, यदि मैं कह रहा हूं ये रिएक्शन हमारे शरीर के हर एक कोशिका में, क्योंकि यदि कोशिका जिंदा है तो उससे क्या होगा? हमारे शरीर के सारे ऊतक जो हैं वो जीवित रहेंगे। कोशिका यदि जीवित है तो ऊतक कैसे रहेंगे? जीवित रहेंगे। ऊतक यदि जीवित हैं तो भैया अंग जीवित रहेंगे। अंग यदि जीवित हैं तो अंग तंत्र और हमारा पूरा शरीर जो है वो जीवित रहेगा। सीधी बात ये कि जिंदा रहने के लिए हमें कोशिका को जिंदा रखना बहुत जरूरी है। और कोशिका जीवित कैसे रहती है? उसको चाहिए ऊर्जा। और ऊर्जा कहां से मिलती है? इन कोशिकाओं के अंदर जो अभिक्रियाएं होती हैं वहां पर ऊर्जा जो है वो मिलती है। अब ये जो चीज है ये कहां से आई होगी? बात समझ में आई? तो ध्यान से देखिएगा, ये ग्लूकोज जो है कोशिका तक पहुंचा होगा ना, ये जो ग्लूकोज है कोशिकाओं तक पहुंचा होगा ना, ये ग्लूकोज कहां से मिला होगा? बहुत ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, ओहो यहां कॉन्सेप्ट छुपा हुआ था कि ग्लूकोज जो है वो पाचन तंत्र से मिलेगा। रे बाबा, ये है पूरी कहानी। ग्लूकोज जो है वो कहां से मिलेगा? पाचन तंत्र से मिलेगा। इसलिए हम जब पोषण की बात करते हैं, जब हम पाचन तंत्र की बात करते हैं, तो उसमें हम पेट, ग्रास नली, अग्नाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और जीभ, लार, दांत सब बनाते हैं। बात समझ में आई? बोलो यस सर। मतलब ग्लूकोज अपने को कहां से मिलेगा? पाचन तंत्र से। ओके, पाचन तंत्र से। आपने कहा ओके सर, ग्लूकोज जो है अपने को कहां से मिलेगा? पाचन तंत्र से। बहुत ध्यान से देखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कौन देगा? तो फेफड़ा देगा, मतलब कि श्वसन तंत्र से मिलेगा। कहां से मिलेगा? श्वसन से मिलेगा। किसके माध्यम से मिलेगा? तो बाबू फेफड़े के माध्यम से मिलेगा। किसके माध्यम से मिलेगा? तो आपने कहा सर फेफड़े के माध्यम से मिलेगा। अब ये रिएक्शन तो हो गई, अब ये रिएक्शन तो हो गई, पर इसमें बनी कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसकी अपने को कौनो जरूरत नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसकी अपने को कोई भी जरूरत नहीं है, इसलिए इसको शरीर से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड की अपने को कोई जरूरत नहीं है, इसलिए इसको शरीर से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। तो भैया ये भी श्वसन तंत्र से बाहर निकलती है। तो किससे बाहर निकलेगी? ये श्वसन तंत्र से, ठीक है, श्वसन तंत्र से ये कैसी होगी? बाहर निकलेगी। बात समझ में आ गई? ऑन द सेम वे ये जो जल है, बात समझ में आई? अब ये जो जल यहां पर मोचित हुआ है, बना है, ये कहां चला जाएगा? ये रक्त में चला जाएगा। ये कहां चला जाएगा? ये रक्त में चला जाएगा। ऊर्जा जो है वो कैसी हो जाएगी? उपयोग हो जाएगी। तो एक चीज तो ये हुई, बात समझ में आई। पर जब ये प्रक्रियाएं चल रही होती हैं तब हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ बन जाते हैं, यूरिया जैसे, तो उनको भी बाहर ले जाने का काम है। बात समझ में आई? तो जितनी चीजों को लाने ले जाने का काम है, जितनी चीजें आपको यहां पर दिख रही हैं, जिसमें हम बात करते हैं ग्लूकोज की, भाई प्रत्येक कोशिका तक अपने को ग्लूकोज पहुंचाना है। बोलो यस सर। तो अपने को कोशिका तक ग्लूकोज और ऑक्सीजन तो पहुंचाना है।
यदि हम वायवीय श्वसन की बात करें तो अपने को कोशिका तक ग्लूकोज और कौन सी चीज, तो भैया ऑक्सीजन तो पहुंचाना है। आपने कहा ओके सर बहुत सही चल रहा है, बिल्कुल ध्यान से हमें सारी कहानी को सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। अपने को प्रत्येक कोशिका तक ग्लूकोज और ऑक्सीजन पहुंचाना है, अपने को प्रत्येक कोशिका तक ग्लूकोज और क्या पहुंचाना है, ऑक्सीजन पहुंचाना है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, जितनी चीजें यहां पर हैं ऊर्जा के अलावा इनका लाने ले जाने का काम किसका होता है, रक्त का होता है। और उसे कंट्रोल करने के लिए हमें जरूरत होती है एक परिवहन या फिर वहन तंत्र की, जिसको पूरा मैनेज कौन करता है, हमारा जिगरा, जिसको आप क्या बोलते हो, दिल। खत्म खेल। तो ये जो एक रिएक्शन है ना, इसमें पूरा जैव प्रक्रम छुपा हुआ है बेसिकली। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। ठीक, तो ये रिएक्शन होगी तब जाकर ऊर्जा मिलेगी, और ऊर्जा जो है वो भी एटीपी के रूप में मिलेगी बबुआ। बात समझ में आई। यदि हम वायवीय श्वसन की बात करें तो इन सबका आदान प्रदान, लाना ले जाना जो है वो क्या कहलाता है, वहन तंत्र कहलाता है। क्लियर, जो कि हम में भी होता है, सभी जीव जंतुओं में होता है और पेड़ पौधों में भी होता है। कहानी यहां पर आकर शुरू होती है, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं सबकी परिभाषा लिखता हूं, पाचन तंत्र के माध्यम से ग्लूकोज या पोषक तत्व को क्या करना, प्राप्त करना। राइट, तो यहां पर हम लिख देते हैं क्या, करना। ठीक है जी, कोई दिक्कत, बोलो नो सर। हम बात करेंगे श्वसन की, मतलब श्वसन की जब हम बात करेंगे तो क्या करना, कोशिका में ऊर्जा उत्पन्न करना। कोशिका में क्या ऊर्जा उत्पन्न करना, तो भाई ऊर्जा किस रूप में, एटीपी के रूप में उत्पन्न करना। बनाना लिखो भैया, बनाना, क्या बनाना, ऊर्जा बनाना। बहुत सिंपल कहानी है, ध्यान से देखेंगे। वहन का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं जब ग्लूकोज की बात करता हूं, जब मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं, ठीक है, जब मैं CO2 की बात करता हूं, जब मैं यूरिया की बात करता हूं, जब मैं हार्मोन्स की बात करता हूं, आपने कहा ओके सर बहुत सही बात कर रहे हैं आप। जब मैं हार्मोन्स की बात करता हूं, इन सबको लाने ले जाने का काम क्या होता है, वहन तंत्र में होता है। राइट, को लाना ले जाना, लाना या ले जाना, ठीक है, किसके माध्यम से, रक्त के द्वारा, रक्त के द्वारा। बोलो यस सर, बहुत शानदार कहानी। बस एक बार जहां कॉन्सेप्ट समझ में आया उसके बाद तो अपन गर्दा उड़ा देंगे यार। राइट, अब उत्सर्जन तंत्र का मतलब क्या होता है। राइट, यूरिया को शरीर से, यूरिया और भी बहुत सारी विषैली चीजें हो सकती हैं, अपशिष्ट पदार्थ हो सकते हैं, बात समझ में आ रही है, उसको शरीर से बाहर निकालना। तो यूरिया को शरीर से बाहर करना किसके माध्यम से, मूत्र के माध्यम से, मूत्र के माध्यम से। बस ये लो, खत्म खेल। दिस इज कंसीडर्ड एज द जैव प्रक्रम। और यहां से पूछे जाएंगे अब क्वेश्चन, जिसके अब हम जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट्स को देख लेते हैं। तो ये जो एक चीज यहां पर लिखी हुई है ना, राइट, इसके पीछे की जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी ना बाबू, वो ये दी थी। इस रिएक्शन में सारे कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं प्रत्येक जैव प्रक्रम के। अब यदि हम पादपों की बात करेंगे तो कहानी जो है वो थोड़ी सी कैसी हो जाएगी, बदल जाएगी। बहुत ध्यान से देखिएगा, स्क्रीनशॉट, हरी अप, पक्का, बोलो यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। तो अब ये चारों चीजों को हम मनुष्यों के लिए भी पढ़ेंगे और जो है हम प्राणियों के लिए भी पढ़ेंगे। ये सारी जो चीजें हैं इसको हम मनुष्यों के लिए भी पढ़ेंगे और प्राणियों के लिए भी, और साथ साथ में जो पेड़ पौधे यानी कि पादप है हम उनके लिए भी पढ़ेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा बबुआ, ठीक है, बोलो यस सर। ये चलो आओ निपटाते हैं इस पूरे चैप्टर को। जब हम बात करेंगे पोषण की, पोषण क्यों किया जाता है, अपने को ग्लूकोज चाहिए, और ग्लूकोज क्यों चाहिए, ताकि कोशिका के अंदर जाकर जब उससे रिएक्शन करेगी ऑक्सीजन, जब उसका श्वसन होगा तब जाके ऊर्जा मिलेगी। तो ऊर्जा के लिए जो ईंधन है वो कौन काम करता है, ग्लूकोज काम करता है। भले उसकी जरूरत हमें भी है और पेड़ पौधों को भी है। बहुत ध्यान से देखिएगा, पोषण की जब बात होती है तब हम बात करते हैं स्वपोषी पोषण या फिर विषम पोषी पोषण की। अब ये जो स्वपोषी पोषण है इसका मतलब ये कि मैं अपना भोजन खुद बनाएगा, मतलब कौन, पेड़ पौधे पादप। विषम पोषी पोषण का मतलब यह होता है कि हम अपने भोजन के लिए, पोषण के लिए किसी और पे आश्रित हैं। आज सुबह यदि नाश्ते में आपने पराठे और आलू की सब्जी खाई होगी, तो ये जो आलू है, ये जो पराठा है और इसके अंदर की जितनी भी चीजें हैं वो आपको कहां से मिली, पेड़ पौधे से मिली। इसका मतलब क्या हुआ कि अपने को मिला विषम पोषी पोषण। तो यहां पर आते हैं सारे के सारे पादप, वहां पर आते हैं सारे दूसरे जीव जंतु। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। बढ़ेंगे आगे इस कहानी को लेकर। चलिए
तो ऊर्जा के स्रोत यानी कि भोजन को शरीर के अंदर लेने का जो प्रक्रम है उसको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। और ये पूरी कहानी बड़ी ही शानदार होने वाली है। बहुत ध्यान से देखिएगा, स्वपोषी पोषण की डेफिनेशन को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। जब कोई जीव अपना भोजन बनाता है, स्वयं बनाता है, उसे हम कहते हैं स्वपोषी पोषण। जैसे हरे पेड़ पौधे या फिर नील हरित शैवाल या फिर नील हरित शैवाल, शानदार वाली बात। स्वपोषी पोषण जीव कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा करते हैं। इसका मतलब यह कि जब आप बात करते हो स्वपोषी पोषण की, राइट, वहां पर क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। और इसको अपन 7वीं 8वीं से पढ़ते आ रहे हैं भाई। बहुत सिंपल सी कहानी है कि जब पौधे, बहुत ध्यान से देखिएगा, जब पौधे क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक की मौजूदगी में कहां पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है। जब पौधे सूरज की रोशनी में, प्रकाश भी बोल सकते हैं, जब पौधे सूरज के प्रकाश या फिर रोशनी में कार्बन डाइऑक्साइड जो कि उनको मिलता है वातावरण से, और जल जो कि उनको मिलता है जड़ों से। जब पौधे सूरज की रोशनी में कार्बन डाइऑक्साइड जो कि मिलती है वातावरण से, और जल जो कि मिलता है कहां से, जाइलम लेकर आता है जड़ों से। तो क्या बोल रहा था मैं, जब पौधे सूरज की रोशनी में, अपने को अटकना नहीं है अभी, बिल्कुल भूलना नहीं है, बात समझ में आ रही है, ध्यान से देखिएगा। जब पौधे सूरज की रोशनी में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की अभिक्रिया कराकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, यानी कि ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, राइट, तो भैया इसको अपन कहते हैं प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस। और सुनो, घबराने की जरूरत नहीं है, संश्लेषण का मतलब होता है भाई बनना। तो जो चीज प्रकाश के हेल्प से बनती है उसको अपन प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। खत्म ये पूरा खेल, राइट, बोले यस सर। और बदले में देखो ग्लूकोज मिलती है, पौधा ग्लूकोज अपने पास रख लेता है अपने जीवन की गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए। ऑक्सीजन को ना ये वातावरण में छोड़ देता है, ऑक्सीजन जो है इसको ये वातावरण में छोड़ देता है, और यही ऑक्सीजन को फिर हम लोग श्वसन के रूप में अंदर लेते हैं, और फिर भैया हमारी कोशिकाओं के अंदर श्वसन होता है, ऊर्जा बनती है एटीपी के रूप में, और हम सब जीवित रहते हैं। खत्म खेल, नोट कर लो, चलो ठीक है। चलिए, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, हम बढ़ेंगे इस कहानी को आगे। प्रकाश संश्लेषण के समय पर निम्नलिखित घटनाएं होती हैं, और कौन सी घटनाएं होती हैं उसको भी हम देखेंगे। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्लोरोफिल बोले तो हरित लवक, हरित लवक के द्वारा प्रकाश ऊर्जा जो है उसका क्या होता है, अवशोषण होता है। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है तथा जल के अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन होता है। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो जल के अणु है, बात समझ में आ रही है, जल के जो अणु है, ठीक है, उनका हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में क्या हो जाता है, अपघटन हो जाता है। जल के अणु से भैया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनते हैं, बात समझ में आ रही है। आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे नहीं बनते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बोहाइड्रेट में अपचयित हो जाती है। इसका मतलब कवि ये कहना चाहते हैं कार्बोहाइड्रेट कौन सा बना था, तो आपने कहा सर ये बना था सर, ग्लूकोज बना था, यही था अपना क्या, कार्बोहाइड्रेट, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज यदि पौधों के पास नहीं रहेगा तो पौधे खल्लास, जहां पौधे खल्लास वहां हम खल्लास। बात समझ में आई, बोले यस सर। तो यही ग्लूकोज सबको चाहिए होता है। तो जब हम भोजन करते हैं, बात समझ में आई, तो हमारी पाचन तंत्र से जो मुख्य पोषक तत्व हमको मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं। और ये ग्लूकोज श्वसन में ऑक्सीजन के साथ मिलकर निर्माण करता है किसका, ऊर्जा का। और ये सारे कॉन्सेप्ट्स को मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपके दिमाग में, स्क्रीनशॉट लो, हरी आप आपके दिमाग में कुछ इस तरीके से फिट किया जाए कि कम से कम एग्जाम तक तो आपको सारी कहानी याद हो जाए, राइट, बोले यस सर। ऐसे जीवधारी जो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल जैसे अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन नहीं बना सकते, जैसे कि आप, मैं, हम सब, बात समझ में आ रही है, हम सब किस पर डिपेंडेंट है, पेड़ पौधों पर, बात समझ में आई। ऐसे जीवों को हम लोग विषम पोषी जीव कहते हैं, और ऐसे पोषण को हम लोग विषम पोषी पोषण कहते हैं, जिसमें हरित पादपों के अलावा सबको ही आ गया। बात समझ में आई, बोलो यस सर। थोड़ा हम और आगे बढ़ेंगे, जब हम कहते हैं कि भैया विषमपोषी प्रकार के जीव हमारे आसपास हैं, तो कौन से वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं भैया मृत जीवी पोषण। सबसे पहले क्या आता है, मृत जीवी पोषण। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर ही कर देते हैं।
कुछ ऐसे जीव होते हैं जो भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर ही कर देते हैं और तब उसका क्या कर लेते हैं भैया, अवशोषण कर लेते हैं। बहुत शानदार सी कहानी है, राइट। तो जल्दी से मृतजीवी पोषण जो है इसकी डेफिनेशन लिखिए, उसके बाद कुछ और इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। हरियम। और इसी तरीके से कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें हैं आपके पास में। परजीवी पोषण, बहुत ध्यान से देखिएगा परजीवी पोषण के बारे में। देखो मृतजीवी जो थे उसमें कौन आ गया, तो फफूंदी आ गया, यीस्ट आ गया, मशरूम आ गया। मशरूम एक जो है, बहुत ध्यान से देखिएगा, मशरूम जो है वो कवक प्रजाति का एक क्या है, जीव है। क्लियर। तो मशरूम कोई पौधा नहीं होता है, बहुत ध्यान से देखेंगे। साथ में हम बात करेंगे परजीवी पोषण के बारे में, पैरासाइट, राइट, पैरासिटिक या पैरासाइट न्यूट्रिशन की यदि हम बात करेंगे, ओके, तो इसका काम क्या होगा। देखो कुछ ऐसे जीव होते हैं जो पौधे और जंतुओं पर भोजन के लिए आश्रित होते हैं। वे जीव जो दूसरे जीवों को बिना मारे, जो दूसरे जीवों को बिना मारे उनके शरीर से पोषण प्राप्त करते हैं, और इनको हम कहते हैं परजीवी। और इसमें कौन कौन आता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे यदि हम बात करें तो अमरबेल, अमरबेल जो है वो क्या है, इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, ये पेड़ पौधों के ऊपर पाई जाती है, और जिस भी पेड़ पौधे पर ये पाई जाएगी उसको धीरे धीरे ये सुखा देती है। ऑन द सेम वे यदि हम बात करें तो भैया किनली है, लीच है, और यदि आप बात करें तो जू और फीताकृमि, कुछ ऐसे आपके परजीवी पोषण प्राप्त करने वाले जीव हैं जो कि दूसरे के शरीर से क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, पोषण लेते हैं और बहुत ज्यादा नुकसान बिल्कुल पहुंचाते हैं, पर ऐसा नहीं कि पूरा बहुत जो है इतना नुकसान पहुंचाए कि जिस जीव से ये पोषण प्राप्त कर रहे हैं उससे उसकी डेथ ही हो जाए। बात समझ में आ गई, बोलो यस सर। बढ़ेंगे इस कहानी को आगे लेकर। चलिए इसके बाद हम बात करने वाले हैं प्राणी संभोजी पोषण यानी कि होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में। इस प्रकार के पोषण में जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन एंजाइमों की सहायता से करते हैं। कुल मिलाकर अपनी बात हो रही है, अपन सबकी बात हो रही है, ठीक है। और पचे हुए भोजन का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, और पचे हुए भोजन का अवशोषण करते हैं तथा जो बिना पचा हुआ भोजन है उसको शरीर से निष्कासित कर देते हैं। अब इसमें कौन कौन आ गया, तो इसमें एक कोशी जीव जैसे अमीबा आ गया, मानव आ गया, मेंढक आ गया, अरे बंदर भी इसी में आएगा, और शेर भी इसी में आएगा, और मुर्गी भी इसी में आएगी, और मछली भी इसी में आएगी, और मगरमच्छ भी इसी में आएगा। बात समझ में आ रही है। तो इसमें सबको ही आ जाएंगे, इसमें जो है सबको ही आ जाएंगे। सिंपल सी ये कहानी है। चलिए और आगे बढ़ेंगे इस कहानी को लेकर। तो प्राणी संभोजी जो पोषण होता है बेसिकली वो कौन से चरण में होता है, इसको अपन एक बार देख लेते हैं। देखो भैया, सबसे पहले भोजन को प्राप्त करना यानी कि भोजन का होता है अंतःग्रहण। बात समझ में आई। इसके बाद भोजन का क्या होता है, पाचन होता है, और उसके बाद अवशोषण होता है किसका, तो हम बोल सकते हैं ग्लूकोज का। किसका होगा, ग्लूकोज जैसी चीजों का अवशोषण होगा पाचन तंत्र में। इसके बाद होता है एसिमिलेशन। क्या होता है, एसिमिलेशन यानी कि पाचित भोजन से ऊर्जा मुक्त करना। मतलब ये कि ये कब होगा, तो ये श्वसन के दौरान होगा। किसके दौरान, तो आप बोलोगे सर ये ना श्वसन के दौरान होगा, राइट, ये श्वसन के दौरान होगा। और यदि हम बात करते हैं तो लास्ट में भैया एजेशन होता है। लास्ट में जो है क्या होता है, एजेशन होता है, जिसे हम कहते हैं बहिक्षेपण, और ये अपच या वज्य पदार्थ जो होते हैं उसका निष्कासन होता है। तो कुल मिलाकर ये 4 स्टेप्स ऐसी हैं जिससे जो है पोषण की पूरी प्रक्रिया किसी भी प्रकार का जो जीव है, बात समझ में आ रही है, उसमें प्राणी संभोजी जो जीव है उसके अंदर होती है। पेड़ पौधों में ऐसा हो ही नहीं सकता। अपना भोजन बनाते हैं और स्टोर करके रख लेते हैं मंडी या शर्करा के रूप में, और जब जरूरत होती है तब श्वसन के माध्यम से ऊर्जा को वो प्राप्त कर लेते हैं। वहीं के वहीं यदि हम बात करें तो अमीबा जैसे जो एक कोशी जीव होते हैं, बात समझ में आ रही है, ये अपनी सतह से ही अंगुली जैसे अस्थायी प्रवर्त की मदद से भोजन को क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर कहानी बड़ी शानदार है। धीरे धीरे करके सारे कॉन्सेप्ट दिमाग के अंदर फिट हो जाएंगे और आप लोगों की बढ़िया तरीके से तैयारी हो जाएगी। ठीक है ना, आ जाओ सीधे बात करेंगे भैया मनुष्य में किसकी, तो हम पोषण की बात करेंगे। अब मनुष्य में पोषण को यदि आप समझना चाहते हो तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप इसका एक फ्लो चार्ट बना लो। जैसे ही बनाया आपने फ्लो चार्ट वैसे ही कहानी सीधे आपके सामने होगी। बहुत ध्यान से देखिएगा। फ्लो चार्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो ये लो, जो चीज लिखते जा रहा हूं मेरे साथ साथ आप बनाते जाना, क्योंकि फ्लो चार्ट से ही आपको कहानी क्लियर होगी, ऐसे क्लियर होने वाली नहीं है। ठीक है जी, बोला यस सर। चलो, अरे यार ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ बनाते हैं कमाशय। कमाशय के बाद
बहुत ध्यान से देखिएगा, जो जो चीज बताई जा रही है उसको बहुत बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में बनाएंगे सभी स्टूडेंट्स। ठीक है, बोलो यस सर। बस अब देखो, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, इतने सारे डिब्बे आपने क्यों बना दिए? बहुत ध्यान से देखिएगा, कहानी जो है वो शुरू होती है कहां से, मुख गुहा से, और खत्म कहां पर होती है? तो भैया गुदा द्वार पर जाकर कहानी जो है वो कैसी हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब देखो अब देखो अब देखो, देखो सबसे पहले भैया ये है मुंह, राइट, जिसके अंदर कौन सी चीजें हैं? तो जिसके अंदर दांत है, जीभ है और लार है। दांत है, जीभ है और कौन सी चीज है? लार है। इससे जब ये कहानी आगे बढ़ती है, मैं एरोज भी बना देता हूं सब जगह पर, है ना, ताकि आपको बढ़िया तरीके से पता चल जाए। बहुत बढ़िया तरीके से इस पूरी कहानी को आप देखिएगा, कौन सी चीजें हैं, क्या क्या होता है, सब कुछ बता रहा हूं बहुत ज्यादा, राइट, जल्दी पर इफेक्टिव तरीके से। अब देखिए भैया, हमारे पास दांत है, जीभ है और लार है, ये भोजन का पाचन मुंह में ही शुरू कर देते हैं। बात समझ में आ रही है? हमारे लार जो होती है उसमें एमिलेज नामक एंजाइम पाया जाता है, जिसका काम होता है कि जो जटिल कार्बोहाइड्रेट है उसको छोटे में तोड़ना। इसके बाद यहां पर यदि हम बात करेंगे तो यहां पर होती है ग्रास नली, और इस ग्रास नली के पहले यहां कहीं पर जो है ग्रसनी भी होती है, और इस ग्रसनी का काम होता है एक स्विच का। मतलब ये कि ग्रास नली में भोजन को और श्वास नली में जो है गैसों के विनिमय को क्या करेगी, कंट्रोल करेगी, यानी कि ये काम होगा किसका? ग्रसनी का। भैया यहां पर होता है अमाशय, बहुत ध्यान से देखिएगा, और इस अमाशय के अंदर जठर रस पाया जाता है, जिसका काम होता है भोजन को कैसा बनाना? अम्लीय बनाना। तो यहां पर ये जो भोजन होगा, राइट, और इसमें यदि जितने भी जीव जंतु तो नहीं होंगे ऑब्वियसली, छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको क्या कर देना? किल कर देना। ये कहां पर होगा? अमाशय के अंदर होगा, और यहां पर पाया जाता है अम्ल, यहां पर पाया जाता है अम्ल। और ये यहां पर आपका जो भोजन होगा वो किस माध्यम में होगा? तो आप बोलेंगे सर अम्लीय माध्यम में होगा, क्योंकि अमाशय से निकल कर आ रहा है, जिसे हम पेट बोलते हैं। तो ये किस माध्यम में होगा? तो आपने कहा सर बहुत सिंपल है, अम्लीय माध्यम में होगा, माध्यम। ठीक है, ओके जी, आगे बढ़ेंगे। अब देखो पहला वाला जो डिब्बा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं यकृत। क्या बोलते हैं? तो ये कहलाता है हमारा यकृत। यकृत बोले तो लीवर, और इसी यकृत के अंदर पाया जाता है पित्ताशय। अंदर मतलब पास में जो है कनेक्टेड रहता है इसके साथ में, राइट, बोला यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर। ठीक है, पित्ताशय जो है, और ये हो गया अपना यकृत, जिसे आप लीवर कहते हो। और यहां से कौन सी चीज बाहर निकलती है? तो बहुत सिंपल सी कहानी है, यहां से जो है पित्तरस बाहर निकलता है, पित्तरस। अब आप बोलोगे सर पित्तरस जो है वो बेसिकली क्या होता है? तो ध्यान से देखिएगा, देखो यहां से जो भोजन आ रहा है उसका माध्यम कैसा है? अम्लीय है। पर अग्नाशय, देखना ये यहां पर कौन सी चीज है? तो यहां पर है अग्नाशय, अग्नाशय, जैसे हम लोग पैंक्रिया भी कहते हैं। अग्नाशय से अलग अलग प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, जो कि मुख्य रूप से ये जो आपकी छोटी आंत होती है उसको भी अपन लिख देते हैं। तो भैया ये हो गई अपनी छोटी आंत, ठीक है, जहां पर मुख्य रूप से जो है क्या होता है? पाचन होता है। और ये है बड़ी आंत, चलो नोट करते जाओ मेरे साथ साथ, ठीक है। और ये जो है ये क्या है? तो भैया ये गुदा द्वार है। क्लियर? बोलो यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर। बहुत शानदार से कहानी, राइट। तो छोटी आंत में मैं क्या कह रहा था आपसे? अमाशय से जो भी भोजन निकलेगा, राइट, उसका माध्यम कैसा होगा? अम्लीय होगा। आपने कहा ओके सर, आगे बढ़ते हैं। और देखो अग्नाशय से जितने भी एंजाइम निकलते हैं वो जब छोटी आंत में पहुंचते हैं तो उनका यह कहना है कि हम भोजन के पाचन में पूरा साथ देंगे, हम भोजन के पाचन में पूरा साथ देंगे, पर हमें भोजन का जो माध्यम है वो क्षारीय चाहिए, क्षारीय चाहिए। बात समझ में आई? तो अम्लीय माध्यम को जो पित्त होता है वो किसमें परिवर्तित कर देता है? बहुत ध्यान से देखिएगा, वो परिवर्तित कर देता है क्षारीय माध्यम। खत्म बात। किसमें परिवर्तित कर देगा? तो भैया क्षारीय माध्यम में परिवर्तित कर देगा। कौन? पित्त आपका जो है परिवर्तित कर देगा। किससे निकलेगा? यकृत और पित्ताशय से निकलेगा। पित्ताशय जो है यकृत के साथ जुड़ा हुआ होता है। और छोटी आंत जो है वो बेसिकली मुख्य पाचन तंत्र है, या पाचन तंत्र नहीं, मुख्य पाचन
जगह आप इसे कह सकते हो, जो कि लगभग 6 से लेकर, आप सोच कर देखो, छोटी सी जगह में 6 से लेकर 7 मीटर तक लंबी जो है छोटी आंत होती है, जिसके अंदर भोजन का पाचन भी होता है और अवशोषण भी होता है। और किसके माध्यम से अवशोषण होता है वो भी हम यहां पर लिख देते हैं, राइट भाई, ठीक है, बोलो यस सर। तो ये दीर्घ रोम के माध्यम से होता है। खत्म बात, कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो गया। दीर्घ रोम, दीर्घ रोम, दीर्घ रोम नहीं, दीर्घ रोम है। और दीर्घ रोम यहां से भोजन का, ग्लूकोज का स्पेशली अवशोषण करा के किसके पास भेज देती है? ब्लड के पास। और ब्लड यानी कि रुधिर जो है वो हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक उस ग्लूकोज को लेकर जाता है, जहां पर श्वसन के माध्यम से ऊर्जा जो है वो निकलती है। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। तो भैया ये जो ब्लैक कलर से आपको यहां पर दिख रही है, इसको हम कहते हैं ग्रहणी। इसको हम क्या बोलेंगे? तो ये जो चीज है ये कहलाती है ग्रहणी। खत्म खेल। तो इस तरीके से पाचन की शुरुआत होती है मुख से और समाप्ति कहां पर होती है? गुदाद्वार। क्लियर? बोलो यस सर। ये फ्लो चार्ट याद रहेगा तो डायग्राम जल्दी बन जाएगा, नोट कर लो। ठीक है, तो कौन से मेन खिलाड़ी हैं जो इस पूरे खेल को खेलते हैं? पहला जो है मुख गुहा, देन ग्रास नली, उसके बाद अमाशय, फिर यकृत, फिर अग्नाशय, फिर यदि हम बात करें तो छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, और लास्ट में जो है वो क्या होगा? गुदाद्वार होगा। मुख्य पाचन तंत्र का जो मुख्य जगह है वो बेसिकली छोटी आंत है, जहां पर होते हैं बहुत सारी दीर्घरोम यानी कि उंगली नुमा आकृतियां, जिसका काम होता है भोजन को क्या करना? राइट, ग्लूकोज जैसी चीजों को ब्लड में मिक्स कराना। दैट्स ऑल। और यहां पर किन किन चीजों का पाचन होगा? तो भैया कार्बोहाइड्रेट का होगा, वसा का होगा, और किसका होगा? प्रोटीन का होगा। क्लियर है कहानी? बोलो यस, नोट किया जाए। ठीक, चलिए और आगे बढ़ने वाले हैं और ये कहानी और मजेदार होने वाली है। तो अब हम बात करेंगे लार ग्रंथि। लार ग्रंथि जो है लाल रस बनाती है, जिसमें पाया जाता है एमिलेज, जो स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित कर देता है। जीभ यानी कि जिह्वा का काम होता है भोजन को लार के साथ पूरी तरीके से मिक्स करना। अब क्योंकि ये सारी चीजों का डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आप शानदार वाला एक स्क्रीनशॉट लीजिए, हम बढ़ रहे हैं आगे। हरी अप, पक्का? चलिए, अमाशय जो है इसके अंदर कौन सी चीजें होती हैं? तो ध्यान से देखिएगा, अमाशय की भित्ति में उपस्थित जो जठर रस होता है, राइट, वो अम्लीय माध्यम तैयार करता है, जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायता करता है। देखो भैया, बहुत सारे एंजाइम होते हैं, कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जिन्हें अम्लीय माध्यम चाहिए, कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जिन्हें क्षारीय माध्यम चाहिए। पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जिसे अम्लीय माध्यम चाहिए, जो हमारे स्टमक यानी कि अमाशय में पाया जाता है। वहीं के वहीं यदि आप बात करेंगे, राइट, वहीं के वहीं यदि आप बात करेंगे तो दूसरे जो एंजाइम है जो कि आपके अग्नाशय से निकलते हैं, पैंक्रिया से निकलते हैं, इनको भोजन के पाचन के लिए जरूरत है किस चीज की? इनको क्षारकीय माध्यम की जरूरत है, राइट। तो पेप्सिन जो है इसकी क्या करेगा? प्रोटीन का पाचन करेगा, और श्लेष्मा यानी कि म्यूकस जो है वो अमाशय की आंतरिक अस्तर की अम्ल से क्या करेगी? रक्षा करेगी। और ये वो रहा डायग्राम जिसको अपने को एग्जाम में बनाकर आना है। बोलो यस सर। बढ़ेंगे आगे, नोट किया जाए, पक्का? ठीक है जी, चलिए 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 और आगे बढ़ेंगे। हम बात करेंगे शुद्रांत यानी कि छोटी आंत की, जहां पर अमाशय से अब जो भोजन है वो शुद्रांत में आ जाता है, जहां भोजन का पूर्ण तरीके से पाचन होता है। अमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय होता है, जिसे लीवर यानी कि यकृत से निकलने वाला जो पित्त रस होता है वो क्षारकीय बनाता है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ताकि अग्नाशय से निकलने वाले एंजाइम कौन से? तो ध्यान से देखिएगा, ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमिलेज। TLA के नाम से हम इसे जानते हैं। ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमिलेज तीन ऐसे एंजाइम है जिन्हें क्षारीय माध्यम चाहिए भोजन का बहुत बढ़िया तरीके से क्या कराने में? पाचन कराने में। राइट, बोलो यस सर। चलो, पित्त लवण वसा का इमल्सीकरण कर देता है, जिससे एंजाइम लाइपेज जो है उसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है, और इमल्सीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। इस तरीके से शुद्रांत की भित्ति में स्थित ग्रंथि द्वारा स्त्रावित आंतररस जो होते हैं वो इन तीन चीजों का पाचन करते हैं। बहुत ध्यान से देखेंगे। पहला तो है जटिल कार्बोहाइड्रेट। पहला जो है वो है जटिल कार्बोहाइड्रेट, जिसको परिवर्तित कर दिया जाता है ग्लूकोज में। वसा परिवर्तित हो जाता है वसा अम्ल या ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन जो है वो परिवर्तित हो जाता है किस में? अमीनो अम्ल में। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। नोट करेंगे, ठीक है, याद रखना है तीन एंजाइम कौन से? TLA, दैट्स ऑल। बढ़ेंगे आगे, राइट। दीर्घरोम जो है क्या होती है? तो ये विली हम इसे कहते हैं। शुद्रांत के आंतरिक अस्तर पर अनेक अंगुली जैसी प्रवर्ध होते हैं, जिन्हें हम दीर्घरोम कहते हैं। और दीर्घरोम का जो कार्य है वो क्या है? अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाना, और इसके अंदर बहुत सारी रुधिर वाहिकाएं होती हैं, जो कि बेसिकली वो जो ग्लूकोज अपने को मिला था उसको पूरे शरीर की कोशिकाओं तक लेकर जाती है, ताकि श्वसन हो और ऊर्जा जो है वो बन सके। आइए इस कहानी को और आगे लेकर चलेंगे।
अब आते हैं भैया बड़ी आंत पर बिना पचा हुआ भोजन वृद्धांत में भेज दिया जाता है, और जहां पर और भी बहुत सारे दीर्घरोम होते हैं जो जल और अन्य पदार्थों का क्या करते हैं, अवशोषण कर लेते हैं और जो अनपचा भोजन है उसको बाहर निकाल देते हैं। बात समझ में आई? चलिए, और पाचक ग्रंथि के नाम, उसके स्त्राव, एंजाइम क्रियाधारों के नाम और उत्पाद कार्य की यदि हम बात करें तो ये यहां पर दी हुई है, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। डिस्कस हम पूरा कर चुके हैं, इसलिए अब हम बढ़ेंगे अगले वाले पार्ट की तरफ, नहीं तरफ से तो बहुत टाइम हो जाएगा। ठीक है, हरी अप हरी अप हरी अप, जल्दी लीजिए। कौन किसका क्रिया जो है पाचन कर रहा है वो सब भी यहां पर दिया हुआ है। हरी अप, पक्का? यस सर। और हम बात करेंगे अब किसके बारे में, श्वसन के बारे में। ये दो प्रकार का होगा बाबूजी, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक तो वायवी जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, और दूसरा जो है अवायवीय। बात समझ में आ रही है? हम सबके शरीर में दोनों प्रकार का आपका श्वसन होता है, पर ज्यादा ऊर्जा जो है वो वायवीय श्वसन से निकलती है, लगभग 38 एटीपी के आसपास, इसलिए हम सिर्फ वायवीय श्वसन जो है उसी को काउंट करते हैं, अवायवीय श्वसन को काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, यस सर। चलो नोट कर लो। तो ऐसा प्रक्रम जिसमें पाचित भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त की जाती है, हम उसको श्वसन कहते हैं, और ये दो चरणों में होता है। पहला गैसों का विनिमय, और यदि हम मनुष्यों की बात करें तो गैसों का जो विनिमय है वो कहां पर होगा, फेफड़े में होगा, और इसको अपन क्या बोलते हैं, श्वास लेना। ये श्वसन नहीं है, श्वास लेना। ध्यान से देखिएगा, श्वास ली, श्वास छोड़ दी, श्वास ली, श्वास छोड़ दी। फेफड़े के अंदर जो चीज हो रही है ना, वो है गैसों का विनिमय। बात समझ में आई? और फेफड़े से वो जो गैस, आप जानते हो कि हमारे जो फेफड़े होते हैं उसकी जो मूल या आपकी जो मेन क्रियात्मक इकाई है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं क्या, एल्वियोलिस, यानी कि क्या बोलेंगे, कुपिकाएं। बात समझ में आई? क्या बोलेंगे, कुपिकाएं। तो जितनी भी कुपिकाएं हैं, बात समझ में आ रही है, वो गैसों का करती हैं विनिमय। मतलब ये कि वायु में से ऑक्सीजन को डालेंगी ब्लड के अंदर, ब्लड वहां से पूरे शरीर में जो है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लेकर जाएगा। श्वसन के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होगा उसको ब्लड फिर सब कोशिकाओं से लेकर आएगा और कुपिकाओं को दे देगा, और जो कुपिकाएं हैं उस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर वापस वातावरण में भिजवा देंगी श्वास नली के माध्यम से। बात समझ में आ रही है? तो पहला जो भाग है फेफड़े में होता है गैसों का विनिमय, दूसरा कोशिकाओं में भोजन के अणु जिसको आप ग्लूकोज कहते हो, और बोलो यस सर। और ठीक है, ऑक्सीजन के साथ विखंडन करके क्या देता है, ऊर्जा देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, और जल के कुछ यौगिक आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी क्या हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं। क्लियर? चलो, पक्का? कहानी बहुत ही शानदार है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, चलिए। सांस लेना और श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन में बहुत डिफरेंस होता है। कौन सा? ध्यान से देखिएगा। श्वास लेना एक भौतिक क्रिया है, वहीं के वहीं यदि हम बात करें रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन की, तो ये कैसी है, रासायनिक क्रिया है। बहुत शानदार एक कहानी, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत बढ़िया वाली बात। सांस लेना मतलब सिर्फ फेफड़े के अंदर होगा, श्वसन जो है कोशिकाओं के अंदर होगा। राइट, सांस लेने में कोई ऊर्जा बनने वाली नहीं है, पर यदि आप सांस नहीं लोगे तो श्वसन होने वाला नहीं है। तो गैसों का फेफड़े तक जाना और फेफड़े से बाहर आना सांस लेना कहलाता है। श्वसन का मतलब यह होता है कि गैसें जो है फेफड़े से पूरे शरीर में पहुंच जाए, और वहां पर जो बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड है निकल कर बाहर आ जाए फेफड़े तक। तो वो प्रोसेस जो है उसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन। ठीक, चलो। और ये जो श्वसन है ये बेसिकली दो प्रकार का होगा, जिसमें एक तरफ है वायवीय श्वसन और एक तरफ जो है क्या, अवायवीय श्वसन। बहुत ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला राइट वायवीय श्वसन है, और अवायवीय श्वसन जो है ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। उधर वाला जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। बात समझ में आ रही है? और इधर वाला जो है वो कहां पर होगा, तो भैया ये कोशिका द्रव्य जिसे आप लोग क्या बोलते हो, साइटोप्लाज्म। तो ये कहां पर होगा, साइटोप्लाज्म में। उधर वाला कहां पर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। खत्म खेल। चलो, क्लियर? और क्रेब्स चक्र जो है उसके बारे में तो फिलहाल में बात कर ही नहीं सकते, बड़ा टॉपिक है वो। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर, स्क्रीनशॉट लिया जाए। और भैया ये रही कहानी, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले कोशिका द्रव में यानी कि साइटोप्लाज्म में जो आपका ग्लूकोज है, राइट, जिसको हम बोलते हैं कि मुख्य पोषक तत्व यही है, वो जो है पाइरुवेट में आपका परिवर्तित हो जाएगा। ये पार्ट जो है, बात समझ में आई, पाइरुवेट में परिवर्तित हो जाएगा आपका ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके। राइट, इसके बाद ध्यान से देखेंगे तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यहां पर आपको दो दिख रहे होंगे, और ये ऊपर वाले जो दोनों हैं बेसिकली ये क्या हैं, तो ध्यान से देखिएगा, ऊपर वाले जो दोनों हैं ये हैं आपके क्या, अवायवीय श्वसन, मतलब ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं है। अब यदि अवायवीय श्वसन, देखो अब जो बता रहा हूं उसको ध्यान सुनना,
यदि ये यीस्ट में होता है तो निर्माण होता है इथेनॉल का, कार्बन डाइऑक्साइड का और ऊर्जा का। यदि यीस्ट में होगा तो एथेनॉल का निर्माण होगा। यदि हमारी पेशी कोशिकाओं में होगा, मतलब क्लियर है कि ऊपर वाला हमारे अंदर तो भैया नहीं होता है, ठीक है। यदि हमारी पेशी कोशिकाओं में होगा तो लैक्टिक अम्ल मिलेगा, ऊर्जा मिलेगी और कार्बन के अणु मिलेंगे। वहीं के वहीं यदि हमारे अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जो कि मुख्य हमारा श्वसन है, जैसे हम वायवीय श्वसन कहते हैं, यदि वो हो रहा है तो अपने को मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मिलेगी 38 एटीपी के रूप में। बात समझ में आई? तो हमारे अंदर अधिकांश जो है ये वाला होता है वायवीय श्वसन। कभी कभी जो है जब बहुत ज्यादा अचानक से ऊर्जा की जरूरत पड़ जाती है तब हमारे अंदर भी अवायवीय श्वसन कुछ भाग में होता है। पर मनुष्यों के अंदर लैक्टिक अम्ल बनेगा और यदि हम बात करते हैं यीस्ट की तो वहां पर इथेनॉल का निर्माण होगा। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर, बहुत शानदार ये कहानी है। चलो आगे बढ़ेंगे, पक्का। एटीपी के विखंडन से एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मोचित होती है जो कोशिकाओं के अंदर होने वाली एंडोथर्मिक क्रियाओं का परिचालन करती है। तो ध्यान से देखिए, एटीपी जो है वो बेसिकली मुद्रा या ऊर्जा कोश है हमारे शरीर के अंदर, जिसे हम लोग ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं। क्लियर? जलीय जीव जल में विलय ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए करते हैं। चूंकि जल में विलय ऑक्सीजन वायु में ऑक्सीजन से बहुत कम होती है, इसलिए उनका श्वसन दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा कैसा होता है? कम होता है। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से हमने भैया श्वसन वाली बात पूरी निपटा दी है। ये रहा डायग्राम। इंपॉर्टेंट चीजों को अपनी कॉपी में नोट करो, आगे बढ़ते हैं, बहुत मजा आएगा। हरिओम। चलिए अब जल्दी से इस डायग्राम को जो है सीधे दिमाग के अंदर फिट करते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, नासा द्वार से जो है आपकी गैस यानी कि वायु जो है वो अंदर की तरफ आई। अभी जो ग्रसनी और कंठ है ना, ये बेसिकली डिसाइड करता है कि जो भोजन है वो खाद्य नली में जाए और जो गैसों का विनिमय है वो श्वास नली के द्वारा हो। और यहां से कंठ होते हुए, ध्यान से देखिएगा, श्वास नली होते हुए आपकी जो ऑक्सीजन है वो पहुंची कहां पर? फेफड़े के अंदर। और जब ये दो भाग में डिवाइड हो गई तो इसको हमने कहा श्वसनी। बहुत ध्यान से देखिएगा, पहले होती है अपने पास श्वास नली और जब ये श्वास नली दो भाग में डिवाइड हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? श्वसनी बोलते हैं। श्वसनी दो भाग में डिवाइड हो गई और बाद में ये आगे जाकर छोटी छोटी श्वसनिकाओं में डिवाइड हो जाती है। आगे जाकर ये छोटी छोटी श्वसनिकाओं में डिवाइड हो जाती है, जो आपको दिख रहा होगा। और यहां पर जो लास्ट में गुब्बारेनुमा आकृति होती है उसे हम कहते हैं कूपिका। वो जो कुरकुरे जैसी उधर दिख रही है ना आपको, उसको अपन क्या कहते हैं? कूपिका। और इस कूपिका के अंदर ही क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है उसका क्या होगा? विनिमय होगा। मतलब ये कि यहां से जो ऑक्सीजन है वो चली जाएगी सीधे ब्लड के अंदर, आरबीसीज के पास, हीमोग्लोबिन के पास, और वहां से वो हृदय के माध्यम से पूरे शरीर में चली जाएगी। और जो आपकी शिराएं, बात समझ में आ रही है? यहां से सॉरी, जो धमनी है, बात समझ में आई? कौन सी? जो आपकी फुफ्फुस धमनी है, वो जो हृदय के पास से क्या लेकर आ रही है भाई? ब्लड लेकर आ रही है, जिसपे कार्बन डाइऑक्साइड, उस कार्बन डाइऑक्साइड को कूपिका वापस ले लेगी, राइट, और उसको भेज देगी वापस। तो जिस रास्ते से वायु आती है उसी रास्ते से कार्बन डाइऑक्साइड वाली जो वायु है वो बाहर की तरफ चली जाती है। बात समझ में आई? बोलो यस सर। तो ध्यान से देखिएगा, नासा द्वार, श्वास नली, उसके बाद श्वसनी, उसके बाद श्वसनिका, श्वसनिका के लास्ट में होती है कूपिका और वहीं पर होता है गैसों का विनिमय। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर, यस सर, यस सर। बढ़ेंगे आगे। तो भैया ये रही कहानी, ठीक। जिस रास्ते से ऑक्सीजन अंदर आएगी उसी रास्ते से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर की तरफ चली जाएगी। और ये रहे सारे कॉन्सेप्ट। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर बढ़िया वाला नोट कर लिया जाए और हम बढ़ रहे हैं आगे वहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के तरफ। बोलो यस सर, यस सर, यस सर। एक यहां पर भी स्क्रीनशॉट हो जाए, राइट, बोलो यस सर। चलिए हम बात करेंगे किसके बारे में? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यानी कि वहन तंत्र के बारे में। अब आप जानते हो कि हमारा जो दिल है ये क्या है? तो ये एक पंप है और इसका काम क्या होता है? मुख्य रूप से जो हमारे शरीर में जितना भी ब्लड फ्लो कर रहा है उसकी गति को और उसकी दिशा को कंट्रोल करना। और ये कौन करता है? ये करता है अभी हमारा दिल। जल्दी से एक डायग्राम हो जाए दिल का, मेरे साथ साथ आप लोग बनाएंगे और फिर हम आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं, राइट। बोलो यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। तो देखो भैया, ये रहा दिल, ये जो है ये कौन सी चीज रही? तो ये रहा दिल, 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 दिल। इस तरीके से ये रहा आपका दिल। बोलो यस सर। यहां पर जो है ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ध्यान से देखना, 4 चैम्बर होते हैं, अपन चारों चैम्बर बनाने वाले हैं, ठीक है जी। चलो, ऊपर की तरफ हो गए अलिंद, नीचे की तरफ होंगे निलय। ऊपर के तरफ होंगे अलिंद और नीचे की तरफ क्या होंगे? निलय होंगे, राइट। बोलो यस सर। चलो, ये 4 चैम्बर मैंने यहां पर ऐसे बना दिए हैं, ठीक है ना। चलो, ये 4 चैम्बर मैंने यहां पर बना दिए। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, कुछ कॉन्सेप्ट है उसको सीधे दिमाग के अंदर नोट करो कि धमनियां दिल से बाहर जाएंगी,
धमनियां जो है वो दिल से बाहर की तरफ जाएंगी, शिराएं जो है वो दिल के तरफ जाएंगी। शिराएं दिल के तरफ जाती हैं, धमनियां दिल के बाहर जाती हैं। बना लिया, कोई दिक्कत वाली बात? अरे एक मिनट, सवाल ही नहीं पैदा होता। क्लियर? बोलो यस सर, यस सर, यस सर। चलो, तो धमनियां और शिराओं की कहानी आपको बिल्कुल भी कैसी है? क्लियर है। ठीक है, चलो और आगे बढ़ेंगे। अब ये जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए इसको अपन ऐसे रख देते हैं। अब बेसिकली होता क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहां पर हमारा फेफड़ा है, देखो यहां पर क्या है, तो भाई यहां पर हमारा जो है फेफड़ा है, जिसको बेसिकली हम लोग फुफ्फुस कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं फुफ्फुस। कोई दिक्कत वाली बात? सवाल ही नहीं पैदा होता। फुफ्फुस का काम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ब्लड में क्या डालना? ऑक्सीजन डालना। तो मैं कह रहा हूं कि यहां पर O2 वाला रक्त है। अब ये O2 वाला रक्त कहां से आ रहा है? फुफ्फुस से बाहर आ रहा है। बोलो यस सर। O2 वाला जो रक्त है, राइट, एक मिनट रुको 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 रुको। फुफ्फुस जो है उसका काम क्या है? O2 यानी कि ऑक्सीजन वाला जो रक्त है, राइट, O2 वाला रक्त जो है वो कहां से आएगा भैया? फुफ्फुस से आएगा, फेफड़े से आएगा। अब मैं ये कह रहा हूं कि शिराएं जो हैं वो दिल के तरफ जाएंगी, धमनियां जो हैं वो दिल से दूर जाएंगी। मतलब यहां से एक नली जो है, राइट, कहां जाएगी? ध्यान से देखिएगा, दिल के तरफ जाएगी। ये नली जो है किसकी तरफ जाएगी? तो रुको 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 रुको, सिंगल से बना देते हैं अपन। तो किसके तरफ जाएगी? कि दिल के तरफ जाएगी। इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको हम बोलेंगे फुफ्फुस। ठीक है, शिरा। इसको हम क्या बोलेंगे? फुफ्फुस शिरा बोलेंगे। कोई दिक्कत वाली बात? सवाल ही नहीं पैदा होता। उसके बाद ये जो है किस तरफ चली जाएगी? तो भैया ये आगे की तरफ चला जाएगा ब्लड यहां से। ऊपर वाले जो है, देखो ध्यान से देखना, ऊपर वाले जो हैं वो क्या होंगे? आपके अलिंद होंगे। ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूं क्योंकि अपने को जल्दी जल्दी सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करना है। बहुत ध्यान से देखिएगा, ऊपर वाले जो हैं वो कैसे होंगे? ये भी अलिंद होगा, ये भी अलिंद होगा। बट सवाल पैदा होता है कि सर इधर वाला जो है वो क्या होगा? तो भैया ये दाया अलिंद होगा और ये जो है ये बाया अलिंद होगा। बात समझ में आ रही है? नीचे वाले जो हैं वो कैसे होंगे? तो वो निलय होंगे। ये वाला आपका बाया निलय होगा और ये वाला आपका दाया निलय होगा। यहां तक ठीक है? बोलो यस सर। क्लियर है कहानी? अब ध्यान से देखिएगा होगा क्या। तो अब देखो, फुफ्फुस शिरा से ऑक्सीजन वाला रक्त आ गया, वो रक्त जो है वो नीचे की तरफ गया और उसके बाद वो जो रक्त है वो पूरे शरीर में चला गया। वो जो रक्त है वो कहां चला गया? शरीर में चला गया, पूरे शरीर में चला गया। तो यहां पर कौन सी चीज है? हमारा पूरा शरीर है जिसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं हैं और सबके पास पहुंच रहा है वो ब्लड ऑक्सीजन लेकर, राइट। तो मैं कह रहा हूं कि ऑक्सीजन वाला, राइट, ये रक्त है। अब क्योंकि वो चीज दिल से बाहर निकल रही है, क्योंकि वो जो रुधिर वाहिका है वो दिल से बाहर निकल रही है, इसलिए हम उसको बोलेंगे धमनी। हम उसको क्या बोलेंगे? बहुत ध्यान से देखिएगा, धमनी हम उसे बोलेंगे। और जो धमनी है पूरे शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर जा रही है, इसलिए हम इसको बोलेंगे कि बहुत महान काम कर रही है, इसलिए हम इसको महाधमनी बोलेंगे। अब क्या होगा? शरीर में जब श्वसन की क्रिया होगी, ऑक्सीजन उपयोग हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। मतलब ये कि अब बहुत ध्यान से आप सभी देखेंगे, भैया ये पहुंचा यहां पर, देखो ये पहुंचा यहां पर। बात समझ में आई? ये पहुंचा यहां नहीं, ऊपर की तरफ, रुको, ये पहुंचा यहां पर। ठीक है ना? यहां पर अब कौन पहुंचा? तो आप बोलेंगे सर देखिए यहां पर कौन पहुंचा? CO2 वाला रक्त पहुंचा। अब एक बात बताओ आप मुझे कि ये दिल के तरफ जाने वाली रक्त वाहिनी है और आप कह रहे हो कि सर दिल के तरफ जा रही है तो क्या होगी? शिरा होगी। बिल्कुल ये शिरा होगी, राइट। और क्योंकि ये महान काम कर रही है, पूरे शरीर से जो है भी ऑक्सीकृत रक्त को दिल के पास लेकर जा रही है, इसलिए हम इसको महाशिरा बोलेंगे। ऑन द सेम वे अब ये जो है नीचे की तरफ चला जाएगा यहां पर दाएं निलय में, और दाएं निलय से फिर जो है ये आगे की तरफ चला जाएगा कुछ इस तरीके से, ये फुफ्फुस की तरफ। ठीक है, और हम इसको बोलेंगे कि भैया देखो दिल से निकल रही है, इसका मतलब क्या होगा? धमनी होगा। निकलने वाली चीजें धमनी होती हैं, दिल की तरफ जाने वाली जितनी भी रुधिर वाहिकाएं हैं वो शिराएं होती हैं, तो ये हो जाएगी धमनी। और फुफ्फुस की तरफ जा रही है, इसलिए हम इसे फुफ्फुस धमनी बोलेंगे और ये CO2 वाला रक्त लेकर जाएगी। खत्म बात, खत्म हो गया परिसंचरण तंत्र। दोहरा परिसंचरण से लेकर दिल जो है उसका कार्ड पृष्ठ है, वो सब कुछ अपन ने बना दिया। अब घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। और क्योंकि हमारा जो शरीर है, दिल उसमें एक पंप का काम करता है, क्योंकि यदि दिल नहीं होगा, बात समझ में आई, दिल नहीं होगा तो शरीर में हर जगह पर ब्लड जा ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। और दोहरा परिसंचरण इसीलिए कहते हैं क्योंकि भैया यहां पर 2 बार जो है ब्लड आ रहा है, ध्यान से देखना, आ रहा है, और 2 बार जो है बाहर जा रहा है। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। स्क्रीनशॉट लिया जाए, हम बढ़ेंगे आगे। बहुत मजेदार बात, कोई कंफ्यूजन नहीं है, नहीं है, नहीं है, हम बढ़ रहे हैं आगे।
सारी चीजों को नोट कर लो, ये रहा डायग्राम। अब आपको क्लियर है, अब घबराने वाली बात नहीं है। चलो स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट, हरी अप, हरी अप, हरी अप। स्क्रीनशॉट, सब कुछ पढ़ाया जा चुका है, सारी चीजें लिख चुकी है, ठीक है, सब डिस्कस किया जा चुका है। इसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, उत्सर्जन तंत्र के बारे में। मतलब हमारे शरीर के अंदर जब चयापचय की प्रक्रियाएं होती हैं तब यूरिया का निर्माण होता है, जो कि विषैला होता है और ठोस अवस्था में पाया जाता है। इस यूरिया को शरीर से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। जो काम करते हैं वृक्क, जो काम कौन करता है, वृक्क यानी कि किडनी करती है। और हमारे शरीर में जो 2 किडनी पाई जाती है, इनके अंदर हजारों की मात्रा में पाए जाते हैं वृक्काणु, जिन्हें आप लोग क्या कहते हो, नेफ्रॉन्स कहते हो। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से देखिएगा यहां पर ये जो लाल, अच्छा एक और चीज, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वाले रक्त का लेना देना शुद्ध और अशुद्ध रक्त से बिल्कुल भी नहीं है। अशुद्ध रक्त का मतलब होता है वो रक्त जिसमें यूरिया होता है, शुद्ध रक्त का मतलब होता है वो रक्त जिसमें यूरिया नहीं होता है। सो वन थिंग इज क्लियर हियर कि हमारा जो ब्लड है, राइट, उसका जो प्यूरिफिकेशन है वो कहां पर होगा, किडनी में होगा, ना कि दिल में होगा। दिल सिर्फ एक पंप है। बात समझ में आ गई? तो लाल वाली आपको जो दिख रही होगी वृक्क धमनी, क्या दिख रही होगी, लाल वाली आपको जो वृक्क धमनी हो रही दिख रही होगी, ये अशुद्ध रक्त लेकर आएगी। भले इसके पास ऑक्सीजन है पर इसके पास यूरिया भी है, तो ये अशुद्ध रक्त लेकर आएगी और ये दोनों में अशुद्ध रक्त डालेगी। वहां से मूत्र जो है वो बाहर की तरफ आ जाएगा और जो चीज बची रहेगी वो वापस से शिराओं में चली जाएगी और पूरे दिल में, पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। और इस तरीके से निर्माण होता है किसका, उत्सर्जन तंत्र का। और जब भी आप बात करते हैं किसकी, उत्सर्जन तंत्र की, आपको एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि उत्सर्जन तंत्र के पास एक जोड़ा वृक्क यानी कि 2 वृक्क होते हैं, 2 मूत्र वाहिनी होती है, एक मूत्राशय होता है और एक मूत्र मार्ग होता है। और रही बात डायग्राम की, तो वो भी हम बना लेते हैं, नॉट टू वरी। बहुत ध्यान से आपको इस कहानी को देखना है। बोलो यस सर। ये पहली किडनी नहीं, रुको 1 मिनट, मजेदार ये कहानी है। चलो ये बनाया भाई मैंने, ये पहली किडनी है, बोलो यस सर। ये दूसरी किडनी है, बोलो यस सर। और बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां से यहां से यहां से, ये यहां से धमनी आई। बात समझ में आई? तो ये अशुद्ध रक्त लेकर आ रही है। और देखिएगा बेटा, स्पीड थोड़ी सी ज्यादा है क्योंकि अपने को पूरा रिवाइज करना है सिर्फ 1 घंटे के अंदर। बात समझ में आई? लाल वाली जो धमनी है, ठीक है, अब ये मत याद रखना कि सर धमनी शुद्ध रक्त ले जाती है कि अशुद्ध रक्त ले जाती है। शुद्धता और अशुद्धता का लेने देना है यूरिया की मात्रा से। बात समझ में आई? तो यहां से आ रहा है अशुद्ध रक्त, अपन एरो भी बना देते हैं। यहां से आ रहा है अशुद्ध रक्त, रुको रुको रुको, यहां से आ रहा है अशुद्ध रक्त और यहां से जा रहा है शुद्ध रक्त। क्लियर है? बोलो यस सर। दोनों तरफ आएगा अशुद्ध रक्त। क्लियर? तो ध्यान से देखिएगा, आपने किडनी बना दी है। अब यहां पर नीचे की तरफ जो है वो क्या पाया जाता है, तो भैया मूत्राशय पाया जाता है। हम ये यहां पर मूत्राशय भी बना देते हैं। और ये जो मूत्राशय है, राइट, बोला यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। इस पर जो है ऐसी 2 मूत्र वाहिनी कनेक्टेड होती है और ये यहाँ पर मूत्र मार्ग होता है जो कि शिश्न से बाहर की तरफ खुल जाता है। ये रही कहानी। वृक्क आपको दिख रहे हैं, मूत्र वाहिनी आपको दिख रही है, मूत्राशय दिख रहा है और यहाँ पर मूत्र मार्ग भी आपको दिख रहा है। लाल वाली जो है वो शुद्ध रक्त लेकर आ रही है, नीली वाली जो है वो शुद्ध रक्त लेकर पहले दिल के पास जा रही है और वहां से वो पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर? बोलो यस सर। चलो नोट करो। और जैसा कि आप जानते हो कि भैया ये जो आपकी किडनियां होती हैं, इसके अंदर आप जानते हो इस बात को भली भांति, आप जानते हो इस बात को भली भांति, राइट, कि यहां पर बहुत सारे जो है नेफ्रॉन यानी कि वृक्काणु पाए जाते हैं। और अब हम जो है डायग्राम बनाएंगे वृक्काणु यानी कि नेफ्रॉन का। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, कपनुमा आकृति जो है उसे बोमम संपुट कहेंगे। इसके अंदर पे बहुत सारी कोशिका गुच्छ होंगी और नीचे की तरफ जो है हेनले लूप होगा। डायग्राम में दिखा रहा हूं इसलिए यहां पर मैं लिख नहीं रहा हूं, राइट। तो यहां पर जो है हेनले लूप होगा। हेनले लूप जो है वो ऐसा घूमकर किसकी तरफ चला जाएगा, तो भैया मूत्र वाहिनी की तरफ। और ये वाली जो नली है, राइट, ये वापस से घूमकर, 1 मिनट, ये ऐसी, रुको, और ये वाली जो नली है वो ऐसे घूमकर वहां से वापस हो जाएगी। तो यहां से जो है अशुद्ध रक्त जाता है। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। और ये यहां से जो है शुद्ध रक्त जो है बाहर की तरफ आ जाता है और ये जो है ये मूत्र चला जाता है। कुल मिलाकर अपने को यूरिया जो है उसको बाहर निकालना है, उसके लिए अपने को एक माध्यम की जरूरत होती है और मूत्र जो है वो माध्यम होता है। कहानी बिल्कुल क्लियर है, नोट किया जाए। हरिया क्लियर? सवाल पैदा होता है कि सर थोड़ा एक मस्त वाला इसका डायग्राम भी हो जाए। भैया ये रहा डायग्राम, आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। वृक्काणु के बारे में कई बार पूछ लिया जाता है, ये डायग्राम आपको पता होना चाहिए। राइट, बोलो यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। बढ़ेंगे आगे इस कहानी को लेकर। 2 चरण है जिसमें प्यूरिफिकेशन होता है। पहला निस्यंदन यानी कि छानना, दूसरा जो है पुनः अवशोषण।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत डीप में यदि हम बात करेंगे बहुत समय लग जाएगा, और अभी अपने को एग्जाम की करनी है तैयारी, इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे इस कहानी को। ठीक है, नोट कर लो। चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कृत्रिम वृक्क यानी कि अपोहन। अब क्या होता है, कभी कभी किडनी जो है वो खराब हो जाती है, तो भैया फिर अपने को डायलिसिस यानी कि आर्टिफिशियल किडनी की रिक्वायरमेंट होती है। स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ेंगे। पादपों में किस प्रकार से उत्सर्जन होता है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। जल का देखो, मनुष्य के बारे में तो हमने पढ़ लिया, बोला यस सर, थोड़ा पेड़ पौधों के बारे में बात हो जाए। अब देखो, उत्सर्जन मतलब कि शरीर से निकलने वाली हर वो चीज, राइट। तो अब पौधों में जो ऑक्सीजन बनती है उसको भी हम एक अपशिष्ट पदार्थ मानते हैं जो हमारे लिए बहुत काम का है। तो ये तो पत्तियों से निकल जाएगा, रंध्रों से। कुछ इसी तरीके से जो अनावश्यक जल होता है उसको हम ट्रांसपिरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन द्वारा बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद पौधों में बहुत सारे मृत ऊतक या कोशिकाएं भी होती हैं, जैसे कि बात समझ में आए, जैसे कि पत्तियां हो गई। आपने देखा होगा बहुत सारे पेड़ पौधे जो हैं उनमें से गोंद निकलता है, रेजिन निकलता है, तो ये बेसिकली अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। किसके? पौधों के। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए। पक्का जी? चलिए, पौधों में श्वसन और प्रकाश संश्लेषण तो हम स्टार्टिंग में देख चुके हैं। श्वसन वैसा ही पौधों में होता है जैसा किसमें होता है, इंसानों में होता है। बात समझ में आ रही है? बोले यस सर, नोट कर लो। पक्का 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 पक्का। गाड़ी को हम थोड़ा सा क्या करेंगे, फास्ट लेकर जाएंगे। अब ध्यान से देखिएगा, पौधों में परिवहन जब होता है तो हमें याद रखनी होती है दो ऊतकों के बारे में, जिसमें एक है जाइलम, जिसका काम होता है जमीन से। ध्यान से देखिएगा, जाइलम जो है उसमें अपने को ज याद रखना है। जाइलम क्या करता है, जड़ों के माध्यम से जमीन से जल लेकर आता है। जाइलम क्या करता है, जड़ों के माध्यम से जमीन से जल लेकर आता है। और फ्लोएम जो है, बात समझ में आ रही है? तो जाइलम का काम होता है क्या, राइट, पानी तथा खनिज को जड़ से सभी पत्तियों तक पहुंचाना। वहीं के वहीं यदि हम फ्लोएम की बात करें, तो फ्लोएम एक जीवित ऊतक है जो कि पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। बात समझ में आई? तो जाइलम मृत ऊतक है, फ्लोएम जो है वो कैसा है, जीवित ऊतक है। क्लियर है कहानी? बोला यस सर। तो फ्लोएम क्या करेगा कि पौधों ने जो भी भोजन बनाया है उसको क्या करेगा, ध्यान से देखिएगा, पौधों की पत्तियों से विभिन्न भागों तक पहुंचाएगा। क्लियर? तो भैया भोजन का बनाने के लिए जो भी चीज चाहिए उसको जुगाड़ करने का काम जाइलम का, बनने के बाद उसको सभी पौधों के तक पहुंचाने का काम फ्लोएम का। बात समझ में आ रही है? तो एक तरफ हमारे तरफ जाइलम है, एक तरफ हमारे पास फ्लोएम है। जाइलम जो है वो जड़ से सिर्फ किसकी तरफ जाएगा, पत्तियों की तरफ। फ्लोएम जो है वो पत्तियों से हर तरफ जाएगा। ठीक है जी? चलो नोट कर लो। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स पहली बार क्लास देख रहे हो, उनको लग रहा है सर कितना फास्ट पढ़ा रहे हो। भैया सुनो, इस चैप्टर के टॉपिक वाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एग्जाम्पलर क्वेश्चंस, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, सब कुछ जो है ऑलरेडी कंप्लीट कराया जा चुका है। अब क्योंकि आपकी अभी परीक्षाएं चल रही हैं, इसलिए हम जो अपनी गाड़ी है उसको 4th गियर पे चला रहे हैं। हम बात करेंगे किसके बारे में, वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपिरेशन के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा, पौधों की पत्तियों द्वारा होने वाले वाष्पीकरण को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, और पौधों के लिए वाष्पोत्सर्जन जो है उपयोगी है। क्यों उपयोगी है, नीचे पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसको जल्दी से नोट करो, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपने नोट कर लिया होगा, आपको एक बात समझ में आ गई कि सर हमको यह पता चला कि यदि ताप का नियमन रखना है, तापमान को कांस्टेंट बनाए रखना है, तो उसके लिए वाष्पोत्सर्जन बहुत जरूरी है पौधों के अंदर, राइट। दूसरी बात यह कि वाष्पोत्सर्जन जल के अवशोषण तथा उसमें विलय खनिज लवणों को ऊपर मुखी गति में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। दिन में जब रंध्र खुले होते हैं तब वाष्पोत्सर्जन जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य, मतलब सीधी बात ये, यदि वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा तो जल जो है वो जड़ों से जाइलम के माध्यम से पेड़ के सभी भागों तक नहीं पहुंचने वाला है। तो ये पूछ लिया जाता है भैया, इसको नोट कर लो आप, राइट। हम आगे बढ़ने वाले हैं, हम बात करेंगे किसके बारे में, रक्तदाब के बारे में, यानी कि ब्लड प्रेशर के बारे में। रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे हम रक्तदाब कहते हैं। सीधी बात है, रुधिर वाहिकाएं हैं तो उसमें क्या फ्लो हो रहा है, तो भैया ब्लड फ्लो हो रहा है। बात समझ में? अब यदि ब्लड फ्लो होगा तो उसके अंदर क्या लगाएगा, वो दाब लगाएगा, प्रेशर लगाएगा। तो रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो भी दाब लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, रक्तदाब कहते हैं। यह दाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है। धमनी के अंदर रुधिर का दाब निलय संकुचन या प्रकुचन के दौरान प्रकुचन दाब तथा निलय
अनुशिथिलन के दौरान धमनी का दाब जो होता है वो अनुशिथिलन दाब होता है। सामान्य तौर पर यदि हम बात करें प्रकुंचन दाब की, जो कि ज्यादा होता है, तो भैया ये आपका 120 mm ऑफ Hg है। 120 mm ऑफ Hg क्या है? तो दाब को माप करने का एक तरीका है जिसमें हम mm ऑफ Hg यानी कि मरकरी जो होगा उसमें कितना मिलीमीटर चेंज आया है उससे हम उसको दर्शाते हैं। साथ में यदि हम बात करेंगे अनुशिथिलन दाब की, तो ये 80 के आसपास होता है। कुल मिलाकर ऐसा है कि 80/120 जो है वो बिल्कुल सही माना जाता है। इससे कम यदि होगा तो बीपी लो, इससे ज्यादा यदि होगा तो बीपी हाई कंसिडर किया जाएगा। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। और हम बात करेंगे लसिका के बारे में। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। लसिका जो है वो रचना में रुधिर के प्लाज्मा की तरह ही होता है, लेकिन इसमें अल्प मात्रा में क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। साथ में इसके अंदर जो है आरबीसीज नहीं होती हैं। मतलब ये क्लियर हो गया कि जब इसके अंदर रेड ब्लड सेल नहीं होगी, हीमोग्लोबिन नहीं होगा, तो ये लाल दिखने वाली नहीं है। पचा हुआ तथा क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित वसा जो है उसका वहन लसिका द्वारा होता है। इसके अलावा लसिका जो है अतिरिक्त तरह के तरल को बाह्य कोशिकीय के अवकाश से वापस रुधिर में ले आती है। तो यह भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। यहां पर आपको तरल लिखना है। चलो, और हमने सारे इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स को बढ़िया से निपटा दिया है। मैं फिर से बता दूं आपको, इसके टॉपिक वाइज से लेकर सब कुछ ऑलरेडी अवेलेबल है। यदि आप न्यू स्टूडेंट हैं तो आप ये ना सोचे सर आपने बहुत फास्ट सारी चीजों को कनेक्ट कर दिया। ये सिर्फ एक रिवीजन वीडियो थी जिसमें इस पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट को सीधे हमने आपके दिमाग के अंदर फिट किया हुआ है। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। और इसी तरीके से इसके बाद वाले चैप्टर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जाना होगा गूगल में, सर्च करना होगा मैग्नेट ब्रेन्स, जो कि अपने आप में एक मिनी गूगल है, जहां पर आपको इंग्लिश मीडियम के लिए ये सारी चीजें और इंग्लिश मीडियम के लिए नीचे दी गई बोर्ड्स एंड क्लासेस जो हैं अवेलेबल होंगी। इंग्लिश मीडियम की यदि हम बात करेंगे तो नर्सरी से लेकर 12वीं तक, हिंदी मीडियम की यदि हम बात करेंगे तो फिलहाल में कक्षा 7वीं से लेकर 12वीं तक सारी वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, हाई क्वालिटी के साथ में। एज वेल एज आपको बुक्स और ई बुक्स भी मिल जाएगी, जिसकी जो लिंक है वो कहां पर गिवन है? डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इसलिए परेशान बिल्कुल नहीं होना है। अपन तगड़े से एग्जाम की तैयारी करेंगे और शानदार वाला रिजल्ट लेकर आएंगे। बट आप ध्यान से इस वीडियो को देख लेना, कोई डाउट यदि होगा तो पूछ लेना। मिलते हैं अगली क्लास में। बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।